हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानसेन स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन दिस नेचर, जो इस यूनिवर्स को ऑपरेट कर रही है, वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने फोर्सेस के बारे में यू आर वेरी वेल नोन अवेयर, आप फोर्सेस के बारे में जानते हैं, आपने काफी अच्छे ढंग से इसके बारे को, जो आपकी लोअर क्लासेस हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की जो आपकी एजुकेशन हुई है, उसमें आपने अच्छे ढंग से इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी किया होगा। तो आप जानते होंगे, आपने कई तरह की फोर्सेस के बारे में सुना होगा। आपने मस्कुलर फोर्सेस के बारे में सुना होगा, आपने मैकेनिकल फोर्स के बारे में सुना होगा, राइट। आपने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सुना होगा, आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो जिनके बारे में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। अब बात ये आती है कि हमने इतनी सारी फोर्सेस के बारे में स्टडी किया है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी है आपको, आप फिर ध्यान से सुन लीजिए। हमने मस्कुलर फोर्स, दैट इज द मस्कुलर पावर की वजह से जो फोर्स जो लगती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कॉन्टैक्ट में जिस वजह से एक दूसरे से आज जो कॉन्टैक्ट में है, तो उनके बीच जो फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाली फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स, एटम के बीच लगने वाली फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। एंड आपके पास आपने स्टडी किया टेंशन फोर्स, जब आप किसी स्ट्रिंग, मान लीजिए किसी एस के साथ वो फिक्स है और दूसरे एस के साथ उस रस्सी को आप खींचते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है अलोंग द स्ट्रिंग, उस रस्सी के अलोंग, तो हम उसको कहते हैं टेंशन। एंड वन इज इलास्टिक फोर्स, जिसको आप स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। जब आप मान लीजिए स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसको रिस्टोर करती है इन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एक फोर्स लगती है, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से बहुत सारी फोर्सेस आपने स्टडी की है। अब आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब इतनी ज्यादा हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी की हैं, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब को यूनिफाई किया है इन ए 4 फंडामेंटल फोर्सेस में। इस सारी की सारी फोर्सेस कहां से लगती हैं, दे आर इन विद इन, तो कहां एग्जिस्ट करते हैं, विद इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो डियर फ्रेंड्स, इन नेचर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। आप ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए कि मैंने कहा जितनी भी हमने बहुत सारी फोर्सेस के बारे में आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, और जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब कहां से किसके अंदर हमने उसको यूनिफाइड कर दिया विद इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो नंबर 1 जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहले जो फोर्स जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स, जिसको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज वीक फोर्स। ये जो मैंने यहाँ पे 4 फोर्सेस जो है आपको लिस्ट अप की, दे आर कॉल्ड
फंडामेंटल फोर्सेस। जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, ये सारे की सारी फोर्सेस इन्हीं के अंदर रिजाइड करती है, ये यहीं से निकली हैं। तो इसलिए हमने इन सब को, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनको फोर फंडामेंटल फोर्सेस में हमने इनको डिवाइड कर दिया, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा, और वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फोर्स। फोर्स, जब मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, केम इनटू मोशन। तो ऐसी जो टर्मोलॉजी है, फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम हर दिन डील करते हैं, अब हमने अपने नेचर में जो हम हर दिन की जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वी हैव टू डिफाइन कि यहां पे किस तरह की फोर्स लग रही है, जो हमारे चीज आसपास जो चीजें घट रही हैं वहां पे किस तरह की फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन दैम। आज इस लेक्चर्स के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा, आपकी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप जितने भी सराउंडिंग में आपके चीजें हैपनिंग हो रही है, जहां भी फोर्स लग रही है, जब वहां पे आप फोर्स का एक्सपीरियंस फील करेंगे, तो वहां पे आप यू आर बिकम कैपेबल टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग देयर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट यू मीन बाय द टर्म ग्रेविटेशनल फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक फोर्सेस क्या होती हैं। आज हम इनको एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं। तो थोड़ा सा एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको भी, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फोर्सेस के बारे में जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, तो जैसे मैंने कहा कि साइंस में एक क्यूरियोसिटी रही है ह्यूमन बीइंग की टू नो देयर नेचर, अपने सराउंडिंग जितना जो कुछ हो रहा है उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना। तो इस तरह से जब डिफरेंट पीरियड्स में जब अगर हिस्ट्री की टाइमलाइन में जाएं, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने कॉन्सेप्चुअल, अपने अपने लॉजिक थिंकिंग की एबिलिटी के हिसाब से हर चीज को डिफाइन किया। कुछ चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रूव, आज भी वो वैसे अपने आप को जैसे उस वक्त थी, आज भी वैसे ही स्टैंड बाई है। कुछ चीजों में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गई। कुछ लॉ और थ्योरीज में क्या हो गया, दे बिकम फेलियर इन लेटर ऑन स्टेज। तो इसी तरह से जब फोर्सेस के बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल, आई थिंक यू नो ऑल अबाउट अरिस्टोटल ने एक आइडिया जनरेट किया अबाउट द फोर्स, जो उसने उस वक्त कहा कि जो फोर्सेस होती हैं, उन्होंने फोर्सेस को अलग ढंग से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जे फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन, जो दो सब्सटेंसेस के बीच जो फोर्सेस लगती हैं, तब लगती हैं बिटवीन टू सिमिलर, जो अगर वो सिमिलर मैटर से बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, दिस द अर्थ, वेरी बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है। अर्थ है, मैं मान लीजिए मेरे पास एक चाक है और मैं इस चाक को अलाउ टू ड्रॉप, और चौक कहां फॉल करता है, टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। तो इस चाक और ग्राउंड के बीच, अर्थ के बीच जो फोर्स लगती है, राइट, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच फोर्स लग रही है, अरिस्टोटल ने कहा, राइट। अब दूसरा जो हेवनली ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दैट मेड ऑफ डिफरेंट मैटर, उसने कहा कि अर्थ का जो जिससे अर्थ बनी है वो मैटर अलग है, जो हेवनली ऑब्जेक्ट है उनका मैटर अलग है। तो मीन हेवनली ऑब्जेक्ट और चौक के बीच जो वहां पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेवनली ऑब्जेक्ट और चौक के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगी। वेयर एज अर्थ और चौक के बीच इट मीन्स जो फोर्स लगती है बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट, मीन जो मेड ऑफ विद सिमिलर मैटर। अनदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जो उसका अपना लॉजिक जो थिंकिंग थी, जिसके हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उस वक्त की जो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी उसने उसको उसके आइडियाज को एक्सेप्ट भी किया एट दैट टाइम, कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो स्मोक है, स्मोक इज एयर, और एयर जो है वो कहाँ है, स्मोक पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, अरोजक। तो उसने कहा कि जो अरोजक, क्योंकि एयर और जो स्मोक हैं दे आर ऑफ सिमिलर मैटर, ये सिमिलर मैटर के हैं, और हर चीज एक दूसरे की तरफ सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे एयर और एयर के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। जो पहले वाला एग्जांपल दिया मैंने, वहां अर्थ और चौक के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट द दो सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर मैटर।
तो यहाँ पे स्मोक पार्टिकल और एयर पार्टिकल के बीच इसलिए जो है आपका स्मोक पार्टिकल ऊपर लिफ्ट अप होता है, क्योंकि स्मोक पार्टिकल कहाँ ट्राई करता है जाने की, एयर के नजदीक। इसी तरह से जो चौक है वो अपने ट्राई करता है कहाँ पे नजदीक जाने के लिए, टुवर्ड द ग्राउंड। तो इस तरह के बाद में लेटर ऑन स्टेज जैसे जैसे साइंस में अकोमुलेशन होता गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट होती गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेज पे जब एक्सप्लेनेशन किया गया बाद में, कि इट कम टू नो दैट जो अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था रिगार्डिंग द फोर्स दैट वाज रॉन्ग। जो अरिस्टोटल का जो आइडिया था फोर्स को लेके दैट वाज रॉन्ग, और वो एक्चुअली जो एग्जैक्ट आइडिया और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फोर्स वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। और यू आर वेरी फेमिलियर विद द सर आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी है अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, क्योंकि आपने काफी अच्छे डिटेल्स में अपने 10th स्टैंडर्ड की जो आपकी जो एजुकेशन हुई है उस वहां पे अच्छे ढंग से इस चीज को पढ़ा होगा। तो आज फिर हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे ये बात थी मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था आपको एक्सप्लेन करने का, कि जितनी भी फोर्सेस पहले, जो फोर्सेस के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, फोर्सेस के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, तो सबसे पहले जो आइडिया फोर्सेस का दिया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच कौन कौन सी फोर्सेस और कैसे लगती हैं, वो सबसे पहले दिया अरिस्टोटल ने। और जब अरिस्टोटल ने क्या कॉन्सेप्ट था उसका, जो फोर्सेस लगती हैं बिटवीन सब्सटेंसेस मेड ऑफ सेम मैटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चाक और अर्थ, क्योंकि दोनों सेम मैटर से बने हैं, राइट। एंड दूसरा एग्जांपल दिया मैंने स्मोक पार्टिकल एंड एयर पार्टिकल, क्योंकि दे आर मेड ऑफ सेम मैटर, तो उन दोनों के बीच। तो बाद में ये आइडिया जो है फेल हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब सर आइजैक न्यूटन ने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको एक थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की दे दी। तो उसके बाद जो है जो फोर्सेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो थिंकिंग है, जो फोर्सेस के बारे में हमारा विजुअलाइजेशन, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो ये माना जाता है कि न्यूटन वाज द फर्स्ट टू गिव ए फर्स्ट फंडामेंटल स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स। तो ये आपको चीज याद रखना पड़ेगी, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिफोर टू अंडरगो दीज फंडामेंटल फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। न्यूटन ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। और न्यूटन ने कहा, बाद में मैं इनकी वन बाय वन करके इनकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तब तक आप एक ब्रीफ सा आइडिया जनरेट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आप क्या समझते हैं, देन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, और वीक फोर्सेस क्या होती हैं। तो एक जस्ट आई एम टू गिविंग, मैं आपको एक शॉर्ट सा इनके बारे में एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन गोइंग। इससे पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो मैं एक शॉर्ट सा एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। तो ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर दी, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, तो उस वक्त कहा है कि जो फोर्सेस बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट के बीच, दो मासिव ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ और चाक के बीच, दे हैव मास, इन दो मास पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब उसके बाद आती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं सबसे पहले इस टर्म पे आ रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज द कंजक्शन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। अब क्या थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में या शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे पहले हमें टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव टू गो टू स्टडी, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप इसको नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज दैट मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को बाद में क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया,
और इन दोनों के रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, राइट। जो दैट इज ये आपका केसेस था आपका जो कूलम्स ने जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी की तो उसने डिफाइन किया टू स्टैटिक चार्जेस, आई एम रिपीटिंग, स्टैटिक मींस स्टेशनरी, जो चार्जेस एट रेस्ट है, उन दो चार्जेस के बीच जो लगने वाली फोर्स है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। अब जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उस मोशन पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं, वो आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है बिटवीन टू पोल्स के बाद, टू मैग्नेटिक पोल के नॉर्थ साउथ के बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ साउथ मीन्स सीधी सी बात है, टू पोल के बीच, मे बी सिमिलर मे बी अनलाइक, उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटरेक्शन, राइट, या मैग्नेटिक फोर्स। पहले जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वाज ए डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, ये अलग अलग फिजिक्स की एक अलग अलग सी ब्रांचेस थी, राइट। बाद में इट कम टू नो दैट इन दोनों के बीच देयर इज ए वेरी क्लोज लिंकेज बिटवीन, इन दोनों के बीच बहुत क्लोज एसोसिएशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म के बीच। तो बाद में इनको एक ही अम्ब्रेला के अंदर स्टडी किया गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इनको इकट्ठा करके ये अब अलग ब्रांच ना होके एक ही ब्रांच के अंदर ये काम होना चाहिए, इनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, मींस मैग्नेट और चार्जेस के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर नाउ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच, हम उसको भी कहते हैं बिटवीन टू पोल्स के बीच, राइट, दैट्स ऑल। अब इसके बाद जो आता है आपका जो थर्ड वन है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। अब जो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, आपने एटम को स्टडी किया, जब रुदरफोर्ड ने एक वेल डिफाइंड मॉडल दिया ऑफ द एटम, राइट। अब उसने एटम को कैसे डिफाइन किया, जो आपको मालूम है कि एटम जो अगर एटम के अंदर एक हार्ड कोर होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, उनको कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों पार्टिकल रिजाइड इन द न्यूक्लियस और इसके ऑर्बिट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब न्यूक्लियस की, तो इन पार्टिकल को हम न्यूक्लियन पार्टिकल भी कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो पार्टिकल कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको हम न्यूक्लियन पार्टिकल भी कहते हैं, राइट। तो ये पार्टिकल इन दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इनके बीच जो इंटरेक्शन होते हैं, पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इंटरेक्शन, और इनको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, राइट, क्योंकि सबसे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम सबसे वीकेस्ट फोर्सेस की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट, राइट। फिर उसके बाद आपका या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, ओके। तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड देन जो लास्ट फोर्स है, क्योंकि इनके बारे में आपको टेम्पलर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यू विल स्टडी इन द चैप्टर, एक चैप्टर 10+1 में अलग से है ग्रेविटेशन करके, तो उसमें आपको दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपका 10+2 में ये काफी डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है, तो आपको उस वक्त इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा। एंड देन न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको 10+2 की फिजिक्स और 10 आपका जो +1 का जो 10+1 का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, राइट। एंड देन वीक फोर्स, तो वीक फोर्स के बारे में ना ही आपका कहीं कुछ थोड़ा सा एक कोई करिकुलम में थोड़ा सा एक पार्ट हो सकता है,
बट नॉट नथिंग, इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल में आपका ना ही 10+1 और ना ही 10+2 क्लास में है। तो वीक फोर्सेस के बारे में जो होता है, जो आपका जो मैंने कहा कि जो वीक फोर्सेस होती क्या है, एक्चुअल जो वीक फोर्सेस का कंसेप्ट है वो आपका मैंने कहा कि जो इनके भाई जो जितने भी 3 फंडामेंटल फोर्सेज जो ऊपर लिस्टेड है 1 2 3, इनको इसके बारे में आपको 10+1 और कुछ फोर्सेज को आपको 10+2 में सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। परंतु जो 4 दैट इज वीक फोर्स के बारे में बहुत कम जानकारी आपको 10+1 और 10+2 करिकुलम में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिस फिजिक्स की ब्रांच में हम इन फोर्सेस को डील करते हैं, दैट डील्स विद पार्टिकल फिजिक्स। हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इन फोर्सेस को स्टडी करते हैं। और जो पार्टिकल फिजिक्स है उसकी अगर मैं इंडिया की बात करें तो पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बहुत कम इसके रिसर्च एफर्ट्स हैं एज इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो वीक फोर्सेस कहाँ कैसे लगती हैं, तो वीक फोर्सेस दैट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, these are the atomic particle, इनके सब एटॉमिक, इनके और छोटे पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स, राइट। आपने रेडियो एक्टिव एक्टिविटी या जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में सुना होगा, नहीं होगा तो आपको इस वक्त 10+1 की केमिस्ट्री में काफी डिटेल में आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि उसमें जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं, मोस्टली जो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से रेडिएशन कंटिन्यूसली रेज एमिट होती रहती हैं। उन रेज को हम कहते हैं वाद्य नाम अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो यहाँ पे जो बीटा डीके होता है, बीटा डिसइंटीग्रेशन जब होता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ, दैट इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ वीक फोर्स। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ सी आपको एक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। अब इसके साथ अब बात ये आती है कि जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इन सब फोर्सेस के बीच इंटरमीडिएट पार्टिकल्स क्या है, राइट। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से फोर्सेस लगती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उन दोनों के जो फोर्सेस लगती हैं उन फोर्सेस का जो इंटरमीडिएट है, राइट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां से आई मैं सोर्स और आप लिसनर हैं, और मेरे और आपके बीच जो साउंड एनर्जी का जो चैनल है, इसका मीडिएटर कौन है? जो मेरे से यहां से जो साउंड एनर्जी है वो आप तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम माई एंड टू योर एंड, राइट। मेरे से आप तक देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए चैनल क्या है, मीडिएटर क्या है, कौन चीज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में एक पार्टिकल है जिसको जो फील्ड पार्टिकल जिनको हम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। दैट इज अ ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन इज द फील्ड पार्टिकल जिसकी वजह से सोचते हैं हम कि जो जैसे मान लीजिए अर्थ और इस स्टार के बीच जो फोर्स है, इन दोनों मासी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच जो है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगती है, क्या इन दोनों के बीच कौन सा ऐसा मीडिएट है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, तो दैट इज द ग्रेविटॉन पार्टिकल, राइट। तो ग्रेविटॉन पार्टिकल की हम अगर डिटेल में बात करें तो अभी तक हमें इस ग्रेविटॉन पार्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, राइट। बहुत कम और बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। दैट इज ओनली हाइपोथेटिकल। हम हाइपोथेटिकल मानते हैं जब हम की जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अगर कोई जिसकी वजह से लगती है, दैट इज द आपका ग्रेविटॉन पार्टिकल की वजह से है, ओके। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं दे आर, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी भी मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस, यहाँ पे आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस मैंने यहाँ पे लिस्ट अप की हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की स्केल आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। एक को कहते हैं मैक्रो स्केल और एक होते हैं माइक्रो स्केल। और आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैक्रो स्केल क्या होती है और माइक्रो स्केल क्या होती है। मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा, लार्ज इन साइज। तो मैक्रो स्केल मीन जिसमें हम लार्ज स्केल की बात करते हैं,
मैक्रो मीन्स जिसमें हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, और माइक्रो स्केल जिसमें हम स्मॉल स्केल की बात, माइक्रो मीन बहुत सूक्ष्म, राइट, बहुत सूक्ष्म, जिसमें हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका जो मैक्रो स्केल की, यहाँ पे इट डील्स विद, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल्स, जितने भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल्स ऑब्जेक्ट्स है, राइट, जैसे यूनिवर्स में आपका स्टार है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये इनका एक टेरेस्ट्रियल स्केल है, राइट, इनका कैसा स्केल है, टेरेस्ट्रियल स्केल है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम डील करते हैं किससे, मैक्रो स्केल में। मैक्रो स्केल मीन्स इस अर्थ और प्लेनेट अर्थ और जो आपका इस यूनिवर्स का जो लास्ट पार्टिकल है, उनके बीच भी जो फोर्स लगती है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या किस वर्ल्ड से डील करती है, दैट इज डील्स विद द मैक्रो वर्ल्ड, राइट। अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, ये आपकी माइक्रो स्केल्स वर्ल्ड से डील करती हैं। माइक्रो मीन्स क्वांटम वर्ल्ड, माइक्रो मीन्स क्वांटम वर्ल्ड। अगर हम मॉडर्न आज के कंटेक्स्ट में बात करें, दैट इज क्वांटम वर्ल्ड से डील करती है। क्वांटम मीन्स वेरी स्मॉल। अब इसके बाद जो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि इनके बीच जो पार्टिकल हैं जिनकी वजह से वो लगती है, जैसे मैंने कहा मेरे और आपके बीच, व्हाट इज द चैनल, किस चैनल की वजह से, मीडिएटर क्या है हम दोनों के बीच, जिसकी वजह से मेरी जो साउंड एनर्जी आप तक जा पहुंच पा रही है, राइट। तो यहां पे आप बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने जैसे अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन दैट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं दैट एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगती हैं। सपोज यदि दो सिमिलर चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच कौन सी फोर्स लगती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दे आर सिमिलर चार्ज। तो इन सिमिलर चार्जेस के बीच जो फोर्स लगती है दैट इज रिपल्सिव। ये कौन सी फोर्स हुई, रिपल्सिव। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच, अगेन टू सिमिलर चार्ज, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स है, दैट इज अ रिपल्सिव। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा एक नेगेटिव है, तो अब इन दोनों के बीच, क्योंकि दे आर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच जो लगती है फोर्सेज, दे आर अट्रैक्टिव। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं कैसी हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, राइट। वेयरएज जो अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज की हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज लगती है बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट के बीच, दो मासिव ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, अर्थ और मून के बीच हो सकता है, राइट, अर्थ और मून के बीच भी हो सकता है। तो दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, वहां पे रिपल्सिव का कोई लेना देना नहीं है। दे ऑलवेज कैसी होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑलवेज, बी रिमेंबर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट के बीच लगती है, राइट। और इन दोनों में एक और सिमिलरिटी है इन दोनों फोर्सेस में, दैट इज जो कॉमन है, इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मीडियम में लग सकती हैं, राइट। जैसे आपने ऑलरेडी टू स्टडी इस कंसेप्ट को आपने पहले या आपको ट्यूटर किसी आपके क्लास टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है। जब लाइट सन से चलती है तो दे डज नॉट, जो लाइट रेस है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वो आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में भी, और इन एरिया अदर मीडियम में वो ट्रैवल कर सकती है, राइट। तो लाइट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मीन्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए कोई किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, तो यहां पे जब हम कंपेयर करते हैं, आपको जो आपका जो नॉलेज आपने जो गेन किया हुआ है, तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जो साउंड है, उस साउंड रिक्वायर मीडियम, क्योंकि साउंड जो है आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम मीन एम्प्टी स्पेस, देयर इज नो एनी मीडियम, एम्प्टी स्पेस, देयर इज नो एनी मीडियम, राइट। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, मीडियम की, चाहे वो एयर पार्टिकल है चाहे अदर पार्टिकल्स हैं, राइट। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, वेयर एज लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो उसी लॉजिक को आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए। जो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी किसी मीडियम को रिक्वायर नहीं करती हैं। ये किसी मीडियम में, वैक्यूम में भी और वैक्यूम में भी लगती हैं और किसी मीडियम में भी, मीन दोनों में लगती हैं, वैक्यूम चाहे एयर, राइट। ये भी दोनों में लगती हैं, चाहे वैक्यूम हो चाहे एनी मीडियम। और इन दोनों में जो आप मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पे, इसको आप नोट कर लीजिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अब अभी तो मैंने सिर्फ इन दोनों में क्या सिमिलरिटी एक्सप्लेन किया। वी कंक्लूड इन नटसेल में बात करूं, इन दोनों ये दोनों किसी भी तरह का मीडियम में, हर तरह के मीडियम में लगती हैं। करिए, अब बात आती है जो ग्रेविटेशनल है, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट पी। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगती है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों अट्रैक्टिव हैं, दोनों कैसी हैं? अट्रैक्टिव हैं, राइट। दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ओके। अब मान लीजिए मैं इनके बीच अब क्या कर लेता हूं, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। सपोज पहले किसमें है, ये वैक्यूम, देयर इज अ वैक्यूम, दिस इज द केस ऑफ वैक्यूम। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब मैंने क्या किया, सपोज इस वक्त जो है के बीच जो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। अब मैंने इस यहां पे कोई थर्ड ऑब्जेक्ट का इंटरवेंशन कर दिया और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट सी प्लेस कर दिया, राइट। एक मास बीच में और प्लेस कर दिया। अब ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए पहले आपका जो 900 न्यूटन था, राइट। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सपोज जब मैंने यहां पे थर्ड पार्टिकल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, थर्ड ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब उस वक्त फोर्स थी 100 न्यूटन। फिर मैंने क्या इन दोनों के बीच क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। उन दोनों के बीच क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट सी। अब जो ऑब्जेक्ट सी के बाद फिर मैंने इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को जब मेजर किया तब सेम रिजल्ट मिले, दैट्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो इट मीन्स अब इससे क्या कंक्लूजन आपको मिला, ये इसके लिए वैक्यूम था तब भी वैल्यू उतना था, जब इसमें किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया तब भी सेम वैल्यू। तो इट मीन्स ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड जो स्ट्रेंथ है दैट ऑलवेज रिमेन सेम। जो स्ट्रेंथ है हमेशा बराबर रहती है। जैसे आपका अर्थ और मून की बात करूं, अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अगर मान लीजिए कोई एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आ जाता है, कहां, अर्थ और मून के बीच, तो क्या वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज आएगा? नो, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज नहीं आएगा, राइट। दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि आज आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है, एक एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि यहां से जब आपके कंसर्न कंटेंट पे आप जब जाएंगे डिटेल में, तब आपको ये जो आज आप स्टडी कर पा रहे हैं, तो उस वक्त टीचर कहेगा कि आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया आपने पहले जनरेट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो छोटी छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और एक यहां पे मान मैंने एक एग्जांपल ले लिया टू अनलाइक चार्जेस का। तो अनलाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स है दैट इज कैसी है, अट्रैक्टिव, राइट, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। सपोज पहले इनके बीच कोई भी मीडियम नहीं है, दे आर एक्टिव। इन दोनों पार्टिकल को मैंने कहां प्लेस किया है, इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में मैंने प्लेस किया है तो यहां पे मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू मान लीजिए 5 न्यूटन कंसिडर करिए। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच व्हेन एयर इज ए मीडियम, सॉरी वैक्यूम इज ए मीडियम, तो उस वक्त आपके पास आपने जो फोर्स वैल्यूड की दैट इज 5 न्यूटन। अब इसके बाद यहां पे आपने एक इन दोनों के बीच क्या प्लेस कर दिया, वाटर। इन दोनों के बीच क्या प्लेस कर दिया, वाटर। अब इंटरवेंशन हो गया इन दो पार्टिकल के बीच, किस चीज का इंटरफेरेंस हो गया, इन दोनों पार्टिकल के बीच एक नया चीज आ गई, ये इंट्रोड्यूस कर दी बिटवीन देम, दैट इज वाटर। अब
फोर्स तो लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने पहले कहा ये एयर में भी लगती है, किसी अदर मीडियम में भी लगती है, और वैक्यूम में भी एप्लीकेबल है। हर किसी के लिए हर मीडियम में लगती हैं। बट इन दिस केस जो आपको नेक्स्ट केस में जो आपको फोर्स है अब एफ ई के बजाय एफ ई प्राइम हो जाएगी, मीन चेंज हो जाएगी, और जो फोर्स है वो उससे कम लगेगी। जैसे मान लीजिए मैंने 4.8 न्यूटन फोर्स लग तो रही है, परंतु जो उसका जो है जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वीकर। उसकी जो स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकर हो गई। लग तो रही है परंतु फोर्स कम हो गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, जो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको यहां पे दिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों ही फोर्सेस को है किसी भी मीडियम, हर मीडियम में लगती हैं, लग रही हैं, राइट। जब वाटर था तब भी, और जब एयर है तब भी। यहां भी जब आपके पास सब्जेक्ट सी इंट्रोड्यूस था तब भी लग रही थी, जब इंट्रोड्यूस नहीं था तब भी लग रही थी। बट इन दिस केस देयर इज नो चेंज। यहां पे जो थर्ड पार्टिकल का जो कोई भी इंटरफेरेंस उसकी जो स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करता है। बट हियर द प्रेजेंस ऑफ, अगर इन दो पार्टिकल के बीच अगर किसी थर्ड का जो इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती है। क्लियर? अभी सिर्फ इतना आप नोट कर लीजिए। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, क्योंकि आप हर पॉइंट जो इस वक्त जो लेक्चर्स को अटेंड कर पा रहे हैं, तो आपको जो मैं यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप या तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इमीडिएटली, या तो आप अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, या जो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं आप मेरे वर्ड्स को कैच करके आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो फिर अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बात चली थी आपकी फील्ड पार्टिकल की, तो ग्रेविटेशन का ग्रेविटॉन, राइट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या, जो इनके बीच जो फोर्स इन दोनों पार्टिकल, जैसे चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरमीडिएट क्या है, किस वजह से वो लगती हैं, किस वजह से वो लगती हैं। तो इस केस में जो फील्ड पार्टिकल है दैट्स फोटोन। इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बीच में जो फील्ड पार्टिकल दैट्स फोटोन, दैट्स प्रूव्ड। ये प्रूव नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल एंड दिस इज वेल प्रूव्ड कि जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो लगने वाली फोर्स है उसके बीच उन दोनों के उनके बीच मीडिएटर क्या चीज है, राइट। वो किस वजह से लगती है, दैट इज ड्यू टू फोटोन पार्टिकल। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आती है कि न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स मैंने कहा कि प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के अंदर, सीधी सी बात कहें तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के अंदर लगती है, बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियर पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था मैंने, जो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको भी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपका न्यूक्लियस है, मैं एटम को आपका डिजाइन नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ मैंने यहां पे न्यूक्लियस को फोकस किया है, राइट। न्यूक्लियस का जो अप्रोक्सीमेट साइज कितना होता है, दैट इज 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेट। दिस इज अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। लगभग 10 की पावर -15 के अराउंड वर्क रहता है, राइट। और जो इसके बाद बाहर क्या होता है आपका एटम। सपोज दिस इज एटम, पूरा एटम है। जो एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है, जो एटम का जो साइज होता है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। जब बात चली है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो आप एटम का साइज भी अप्रोक्सीमेट जो साइज होता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -14 मीटर। तो माइनस आपको मालूम है, जो माइनस में होता है वो कम होता है, और जितना आप वैल्यू माइनस में पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करते हैं वो ज्यादा बड़ी होती है। तो साइज ऑफ द एटम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -14 मीटर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 10 की पावर -15 मीटर। तो एटम्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, इसलिए इसका साइज छोटा है। दैट इज अप्रोक्सीमेट साइज, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट।
अब जो न्यूक्लियर फोर्सेस इट मीन्स किस रेंज में लगती हैं, 10⁻⁻15 की रेंज में। हम रेंज की भी बात करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है आपके पास जो जिस पार्टिकल की वजह से लगती हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे अभी आपने यहाँ स्टडी किया दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच, चार्ज पार्टिकल के बीच, और यू नो दैट जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ तो नंबर ऑफ, क्योंकि ये प्रोटॉन है बहुत ज्यादा, अगर मैं प्रोटॉन का बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, राइट, यहाँ पे, और न्यूट्रॉन है, राइट, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो इन सब के बीच क्या लग रही है, काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। अब यहां पे थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच यहाँ, क्योंकि इसमें क्या प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन पार्टिकल के बीच फोर्स लग रही है। अब यहां पे दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट्स अ पॉजिटिव, यू नो दैट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहां पे लग रही है, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं है जितनी इन दोनों के बीच जो है, कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस यहां पे इस वजह से प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगती है दैट इज अट्रैक्टिव। कहां की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, इस तरह से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, राइट, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ, जो अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, तो यहां पे इसी वजह से जो क्या है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर बाइंड टुगेदर, और इस दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है तो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर। अब एक चीज और, अगर मैं रेंज की बात करूं, क्योंकि यहां रेंज की बात आपका कॉन्सेप्ट आया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस अर्थ या मेरे बीच और जो इस यूनिवर्स का जो लास्ट पार्टिकल है, हम दोनों के बीच भी फोर्स लग रही है, राइट। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया, जब इसको वेरीफाई किया गया बाय न्यूटन्स, तो उसने कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी आपके पिंड हैं, जितने भी आपकी हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मासिव ऑब्जेक्ट हैं मेड ऑफ मेटल, सब में एक तरह एक फोर्स लगती है, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो क्या करती है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरे यूनिवर्स को ऑपरेट करती है, पूरे यूनिवर्स को क्या करती है, ऑपरेट करती है, जिससे हमारे स्टार्स बनते हैं, राइट, जिससे हमारा क्या, जिससे हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन बनता है, यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन सारा इसी टाइप ऑफ फोर्सेस की वजह से है, राइट। आपने सुना होगा कि क्या होता है, देयर इज अ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, पूरे के पूरे यूनिवर्स को ऑपरेट कर रही है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ बाउंड है, अर्थ बाउंड विद, अपने जितने भी इसके हेवनली ऑब्जेक्ट सबके साथ एक बॉन्ड है, राइट, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पावर। तो दिस फोर्स हैव वेरी वेरी लॉन्ग रेंज। बहुत सिंपल एग्जांपल, अर्थ और इस यूनिवर्स के जो दूसरे यूनिवर्स के मीन इस यूनिवर्स के लास्ट एज पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच भी फोर्स लग रही है, तो इट मीन्स दे हैव वेरी वाइड रेंज। तो इसीलिए इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट, राइट। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब दूसरे केस में आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब ये जो है, अगर हम इसमें दो तरह की केसेस आते हैं, एक आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, एक आता है थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। अगर
हम थ्योरेटिकल बात करें, जब कूलम ने इसके ऊपर एक जब कूलम लॉ ने जब इसको थ्योरेटिकली इंटरप्रिटेट किया, तब उसने डिफाइन किया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फोर्सेस हैं जो इस यूनिवर्स अर्थ पे जो चार्ज पार्टिकल है और इस यूनिवर्स के लास्ट एज पे जो पार्टिकल है, उन दोनों के बीच भी लगती है, उन दोनों के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर, बट दैट इज ओनली थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहती है कि क्योंकि कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होती है, ये वैनिश हो जाती है, इसका इफेक्ट नल एंड वाइड हो जाता है। जैसे हम चार्ज पार्टिकल से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन स्ट्रांग है। जैसे जैसे एक दूसरे से दूर ले जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो इंट्रैक्शन है क्या जाएगी, वीक एंड वीक। तो एक काफी लार्ज डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो इसलिए जो है, अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज हैं, दे आर, इनकी जो रेंज है इसके कंपेरिजन है तो थ्योरेटिकल रेंज वेरी इनफाइनाइट, परंतु जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है इसकी शॉर्ट रेंज पे है, वेयर एज ये कांस्टेंट है। वेयर एज ये आपका जो इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी जो है आपका डिस्टेंस के साथ तो वेरी तो करते, दोनों का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है, डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज होती है, परंतु इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ज्यादा प्रभावशाली है, राइट। ज्यादा डिस्टेंस पे ज्यादा वीक हो जाती हैं कि हम उसको इफेक्ट को नल एंड वाइड कर सकते हैं। एंड देन थर्ड टाइप दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो हम प्रेजेंट अभी हमारा इसको मैं अभी जस्ट आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन दैट इसकी जो रेंज है दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज, दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज, 10⁻⁻15 मीटर के साइज में ही लगती है, दायरे में लगती है। अगर मान लीजिए इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग हियर, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा, तो यहां और इलेक्ट्रॉन के बीच से क्या होती है, नहीं लगती है, क्योंकि अब डिस्टेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन 10⁻⁻15, डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये कहां अप्लाई एप्लीकेबल होती है, जब दो चार्ज, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब दोनों के बीच वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तब इट केम टू एक्शन, तब ये एक्टिव होती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए पार्टिकल का डिस्टेंस, जो न्यूक्लियर पार्टिकल का जब डिस्टेंस जब 10⁻⁻15 से ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करती हैं, वीक पड़ जाती हैं, क्लियर। तो दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वीक फोर्स, अब जो चलिए अभी ग्रेविटन पार्टिकल की बात चली, यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल की। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो न्यूक्लियर फोर्स में जो कौन से पार्टिकल हैं, मीडिएटेड पार्टिकल, जिनकी वजह से लगती है, राइट। तो इस केस में जो आपके पास वीक फोर्सेस हैं, सॉरी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जिनको आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी कहते हैं, तो यहां पे जो फील्ड पार्टिकल है दैट आर कॉल्ड बोसोन, दैट आर कॉल्ड बोसोन पार्टिकल। तो बोसोन पार्टिकल की वजह से लगती हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, लाइक दैट आपके पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन के बीच, लाइक दिस डम्बेल शेप, इस डम्बेल शेप की तरह में लगती हैं। देयर इज ए जो एक्सचेंज मीन बोसोन इज ए एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच जो लगने वाली फोर्स किसकी वजह से राइज होती है, दैट इज ड्यू टू बोसोन इंटरेक्शन, बोसोन पार्टिकल की वजह से लगती है, राइट। तो बोसोन का पार्टिकल का मतलब हुआ, आप इसको आप जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, जैसे दो डॉग हैं आपके पास और एक बोन के पीछे फाइट कर रहे हैं, दो डॉग जो है एक बोन को लेके फाइट करे, एक उस बोन को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, दूसरा अपनी ओर खींच रहा है, राइट। दोनों के बीच फाइट हो रही है, किसको लेके, एक बोन, जो बोन पीस है उसको लेके। तो राइट, जो बोन है, राइट, वो क्या कर रहा है, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ बोसोन। तो आप वहां से बोसोन का कॉन्सेप्ट अपने उसका फील ले सकते हैं कि ये बोसोन किस तरह का एक्सचेंज पार्टिकल है, राइट। एंड देन आपका आता है वीक फोर्स। अब जो वीक फोर्सेस कैसी हैं, दैट इज द किसके बीच लगती हैं, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच लगती हैं, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल का हम, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विद क्वांटम वर्ल्ड, यहां पे हम क्वांटम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत माइक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, राइट। जो वीक फोर्सेस हैं, यहां इनके बीच जो
आपका फील्ड पार्टिकल है, दैट इज, जस्ट वेट प्लीज, ग्लून। जो फील्ड पार्टिकल है दैट इज ग्लून। जो ग्लून इज द वीक फील्ड पार्टिकल जिसकी वजह से वीक फोर्सेस लगती हैं। कहने का मतलब है जो वीक फोर्सेस दैट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल, दो सब एटॉमिक पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से लगती हैं। जिसमें क्या होता है, देयर इज ए डीके ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ग्लून पार्टिकल इज अ एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन टू सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट। अब यहां पे जो वीक फोर्सेस लगती हैं, एक एग्जांपल आपका न्यूट्रॉन है, राइट। जो न्यूट्रॉन है दैट चेंज इनटू, जो न्यूट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। बिग फोर्स में ड्यू टू दिस फील्ड पार्टिकल ग्लून की वजह से न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रोनो। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रोनो, ये एंटी न्यूट्रोनो, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रोनो, सॉरी एंटी न्यूट्रोनो, राइट। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनो। तो इसी तरह से इसका कन्वर्जन आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन एंड न्यूट्रोनो। इस तरह से आपका वीक फोर्सेस में, जस्ट आप इसका फील लीजिए क्योंकि आपको बहुत कम जानकारी आगे इसके बारे में मिलेगी। तो जस्ट जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको अपने पिक्चर में अपना सेट कर लीजिए कि जब कभी आपको एलिमेंट्री फिजिक्स स्टडी करना पड़े तो कम से कम आपका थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाए कि जो वीक फोर्सेस हैं दैट इज किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन जो सब एटॉमिक पार्टिकल की इंटरेक्शन की वजह से जो लगती हैं। अब इसमें होता क्या है, जो फील्ड पार्टिकल आपके ग्लून वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रोनो। दिस सिंबल फॉर न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रोनो जिसके ऊपर बार है, राइट। अगर उसका उल्टा प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को किसमें ट्रांसफर करता है, प्रोटॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यू टू वीक फोर्सेस की वजह से, दैट इज न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, जिसको ई प्लस पोजिट्रॉन कहते हैं, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, देन दिस इज ए न्यूट्रोनो, राइट। तो आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक फोर्सेस की इसमें थोड़ी सी मैंने काफी ब्रीफ में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पे मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपकी होती हैं। अब हम मान लीजिए इसकी एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की हम बात करेंगे, जो ग्रेविटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। मैं अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू मासिव पार्टिकल। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वन हैविंग मास m1 एंड सेकंड हैविंग मास m2, राइट। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज आर नोटिंग दैट एक का मास मैंने m1 एंड दूसरे का मास m2, और यहां से यहां तक के सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस r। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कभी भी यहां से मत लीजिएगा, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमने हमेशा लिया जाता है। तो आज आप स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप इस चीज को छोटी छोटी चीजें आप आज नोट डाउन कर लीजिए कि कुछ स्टूडेंट जब डिस्टेंस लेते हैं तो यहां से यहां, दैट्स नॉट करेक्ट, नहीं है।
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ओके, इस चीज को आज मान लीजिए। तो अब इस केस में जो फोर्स है दैट इज वेल नोन दैट अट्रैक्टिव इन नेचर। अब जो फोर्स लगती है, न्यूटन ने जो उसको एक्सप्लेन किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाली फोर्स है, अगर मैं उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे जाऊं तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इस तरह से लगती हैं, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इट मीन्स कैसे हैं, F इज इक्वल टू, इसको प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं तो यहां पे आपने स्टडी किया दैट इज कैपिटल G, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी यूनिवर्सल वैल्यू है, राइट। इसकी एक यूनिवर्सल वैल्यू है दैट इज 6.67। अगर आपको रिमाइंड नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आपका आपके 10th स्टैंडर्ड के नोटबुक में या कहीं बुक में आपको, रेफरेंस बुक में आपको देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू। तो नहीं है तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो कैपिटल G दैट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड 1 ओवर r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इट मीन्स कहने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स वीक होती जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू अगर दो पैरामीटर्स के, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम वेरिएशन देखें F और डिस्टेंस के बीच, तो कैसे है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ आप नोट कर सकते हैं। अगर इस तरह से किसी फिजिकल पैरामीटर और डिस्टेंस के बीच अगर इस तरह का रिलेशन स्टेब्लिश होता है तो इट मीन्स कौन सा लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं उसकी बात अभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी तक आप इतना ही अंडरस्टैंड कीजिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस फोर्सेस। ओके, अब हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, राइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, यहां पे दोनों में डिफरेंस इज दैट कि यहां पे दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ये मासिव ऑब्जेक्ट के बीच थी, दो मैटर के बीच कहीं भी। तो यहां पे एक के ऊपर चार्ज Q1 कंसीडर कर लिया, एक दूसरे के ऊपर चार्ज Q2। वैसे सिंबॉलिक जो सिंबल है फिजिक्स में, चार्ज को आप कैपिटल Q से लिख सकते हैं, स्मॉल q लेटर से लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर e से लिख सकते हैं। दीज आर द कॉमन, ये आपके पास जो कॉमन सिंबॉलिक हैं, अल्फाबेट हैं, जिनको हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q1 Q2 मैंने इस केस में लिया। तो इन दो चार्जेस पार्टिकल के बीच, सो देयर आर पॉइंट चार्ज, इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स कैसे लगेगी, तो दैट अब सिमिलर नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट रिपल्सिव होगी। अगर डिफरेंट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो व्हाट टाइप ऑफ, तो उस वक्त आपका रिप्लेस M1 टू M1 M2 टू Q1 टू Q2। ओके, और दिस चेंज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। तो F इज इक्वल टू K M1 M2 ओवर R, सॉरी M1 नहीं, यहां पे Q1 Q2। और व्हाट वी कंक्लूड दैट हियर K इज, जो K है दैट इज कूलम कांस्टेंट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो आपको 10+2 क्लास में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। और F और R के बीच अगेन द रिलेशन इज इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे करते हैं। इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और जो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या है, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। और हियर K इज अ कॉलम कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप नोट भी कर सकते हैं। इसकी जो कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है K इज इक्वल टू दैट इज 9 इंटू 10 की पावर
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम इज द चार्ज। ये इसकी के की वैल्यू और ग्रेविटेशन की वो कांस्टेंट की वैल्यू आपने प्रीवियस क्लास में या 10th स्टैंडर्ड किसी रेफरेंस बुक में आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, राइट। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इनके, तो जितनी भी फोर्सेज आज हमने डिस्कस की, ग्रेविटेशनल फोर्स, 4 फंडामेंटल फोर्सेज काफी डिटेल में मैंने इस लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया, और मोस्टली अब हम इनको एक शॉर्ट रिव्यू इनके ऊपर एक रिकैप करना चाह रहे हैं इनको, कि इन सब में एक कॉमन फीचर को लेके, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, आप मेरे को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप मुझे आंसर दीजिए, राइट। जो इस वक्त वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में मेरे को फॉलो अप कर कीजिए। आप जो मैं पूछ रहा हूं, तो आप उनके आंसर्स देते रहिए साथ साथ में, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया। क्वेश्चन पूछा मैंने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं कहां लगती हैं, किस किस के बीच लगती हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर इज दैट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो किसी भी बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड और इसके बीच से इसका जो आपका डस्ट पार्टिकल है, चाक डस्ट है, इसके बीच भी लग रही है, इस चाक और मेरे बीच लग रही है, राइट। बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाली फोर्स है, दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी नेचर कैसी होती है, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपसे, आप आंसर देते रहिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी तो क्लियर हो गया कि बिटवीन टू मासी ऑब्जेक्ट के बीच लगती है। अब बात आती है इसकी नेचर होती कैसी है। नेचर क्या होगी, या तो पॉजिटिव, या तो रिपल्सिव होगी, या तो अट्रैक्टिव होगी, या तो दोनों ही। तो इसकी नेचर कैसी होती है? आंसर इज दैट इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा इसकी नेचर अट्रैक्टिव होती है। क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है? क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है? तो आंसर इज दैट यस, ये इनवर्स लॉ को ओबे करती है। इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आर। दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने आपको। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करती है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शॉर्ट रेंज फोर्स? इज दैट शॉर्ट रेंज फोर्स? क्या ये शॉर्ट रेंज फोर्स है? आंसर शुड बी आइदर यस और नो, या तो हाँ होगा या ना होगा, राइट। तो आपका आंसर क्या रहा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट शॉर्ट रेंज फोर्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नो। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नॉट शॉर्ट रेंज फोर्स, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसी फोर्सेस हैं ये? लॉन्ग रेंज। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट और यूनिवर्स के लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच भी लगती है, अर्थ और मून के बीच लग रही है, ठीक है। एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच लग रही है, तो दे हैव वेरी वाइड रेंज, राइट। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेंज है दैट इज इनफाइनाइट। इसकी जो रेंज है कैसी है? इनफाइनाइट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है, दिस रिलेशन इज इनवर्स। अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, राइट। अगर ये डिक्रीज होगी तो ये वाली इंक्रीज होगी, इनवर्स है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्स में क्या आ जाता है? एक घटेगा तो दूसरा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्लियर। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो दैट इज इनवर्स। इनवर्ट, ये इनवर्स क्वेश्चन था आपका। तो इट मीन्स इसकी कैसी रेंज है? इनफाइनाइट रेंज। इज दिस फोर्स इज जो नेचर की जो 4 फोर्सेस हैं अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, इज दैट वीकेस्ट फोर्स? द आंसर इज दैट यस और नो। आंसर क्या होगा? क्या जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उन सब में क्या सबसे वीकेस्ट है? द आंसर इज दैट यस, इस सबसे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है।
राइट। अब इसका नेक्स्ट नेम द पार्टिकल जिसकी वजह से फोर्सेस लगती हैं, उस पार्टिकल का नाम बताओ जिसकी वजह से लगती हैं, जल्दी से फटाफट। आप कह रहे हैं मेरे को सुनाई दे रहा है, राइट। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच जिस वजह से वो लगती हैं उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटोन, राइट। ओके, यू आर राइट, दैट इज अ ग्रेविटोन। अब चलते हैं कहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, जब दोनों फोर्सेस से एक्सप्लेन किए तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोनों के साथ जो है दोनों के बीच बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये किसके बीच लगती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस किस के बीच लगती हैं, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। दैट इज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, दो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के बीच लगती हैं। और कौन कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच लगेगी, या नेगेटिव नेगेटिव के बीच लगेगी, या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगेगी, राइट। अब ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इनका नेचर कैसा है, क्या ये अट्रैक्टिव है, क्या ये रिपल्सिव है, क्या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हैं। क्योंकि आपने पढ़ लिया, अभी आपको लेक्चर मैंने डिलीवर किया, अब आपका शॉर्ट रिव्यू हो रहा है, राइट। तो ये दोनों जो हैं अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं रिपल्सिव भी हैं। अट्रैक्टिव मीन्स जब टू अनलाइक चार्जेस हों, और जब सिमिलर चार्जेस हों तो रिपल्सिव है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि क्या ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, आंसर इज दैट, क्या ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, आंसर इज दैट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको इनकी रेंज कैसे। मैंने कहा था अगर दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये भी इसकी तरह सिमिलर नेचर है इनकी, सिमिलर प्रॉपर्टीज है इनकी, तो इनकी भी इनफाइनाइट रेंज है। कैसी रेंज है, इनफाइनाइट रेंज है। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को क्या मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, और इस यूनिवर्स का लास्ट एज पे जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच भी लग रही है। बट टू बी नोट दैट, यहां पे मैंने रिपीट किया था, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। इस वक्त ऐसे प्लेस है, तो इस वक्त इन दोनों के बीच जो फोर्स लगती है वट एवर सो, आप नोट कर लीजिए, जो भी है अपने मन में उसको वैल्यू फिगर्स को आप ले लीजिए कि इतने सपोज कर लीजिए, किसी ने 5 न्यूटन कंसिडर कर लिया, किसी ने 100 न्यूटन कंसिडर कर लिया, किसी ने 20 न्यूटन, वट एवर सो। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पार्टिकल को मैं यहां ले गया। अब देन व्हाट हैपन, फोर्स लगेगी, परंतु अब डिस्टेंस, अब जो क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज से जो नेगेटिव चार्ज दूर होता जाएगा तो इट बिकम वीकन एंड वीकन। बट उस समय के बाद जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हम इसको प्लेस कर देंगे तो इसका इफेक्ट इन्फ्लुएंस लगभग इसके ऊपर ना के बराबर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकली दैट इज हैव इनफाइनाइट रेंज। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो यहां से जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ये नहीं लगती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन में। ओके, तो हमारा क्योंकि वट एवर सो, परंतु हमें थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन से चलना है, राइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ओके, आई करेक्ट, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्सेज और दोनों की नेचर सिमिलर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इन दोनों जो फोर्सेज जिस वजह से लगती हैं, इन दो पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच जो जिस वजह से जो फोर्सेज लगती हैं वो किस वजह से लगती हैं, उनके बीच मीडिएटर क्या कौन सी चीज है, दैट इज इन दोनों के बीच जो फोर्सेज जो मीडिएटर पार्टिकल है दैट इज अ चार्ज, सॉरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज अ प्रोटॉन, राइट।
जो उन दोनों के बीच जो मीडिएटर पार्टिकल है दैट इज अ प्रोटोन। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद बात ये आती है इन दोनों के बीच ये दोनों लार्ज माइक्रोस्केल की फोर्सेस आ गई, मैक्रोस्केल की। अब यहां से हम आते हैं क्वांटम वर्ल्ड की तरफ। हम यहाँ पे एक मैक्रो वर्ल्ड से या टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द क्वांटम वर्ल्ड। जब क्वांटम वर्ल्ड में हम इस फोर्स से डील करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, राइट? जो न्यूक्लियर फोर्स कहां लगती है, कौन कौन से पार्टिकल है जिनके बीच लगती है? ओके, दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स। दो न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या है इसको? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स के बीच लाइज करती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद किसकी आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद बिग फोर्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसकी जो स्ट्रेंथ की बात करूं, आप नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुई? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है दैट इज उसके बाद सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद बिग फोर्स और फॉलोड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको सबसे बिगेस्ट, दिस इज बिग फोर्स। हम इसको बिगेस्ट नहीं कहेंगे, दिस इज बिग फोर्स। और आपका ये इसके और इसके जो फोर्स है इसके और इसके बीच लाइज करती है, राइट? तो यहां पे बात जो आपकी हो रही थी, जो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन किसकी वजह से लगती है, जो लगती है दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगती है। अब क्वेश्चन इज दैट इनके बीच जो फील्ड पार्टिकल है जिसकी वजह से लगती हैं दैट इज कौन सा है वो? फटाफट आंसर दीजिएगा। दैट इज अ बोसोन पार्टिकल। ये बोसोन पार्टिकल की वजह से लगती है, राइट? मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। दो डॉग है आपके पास और एक बोन को लेके फाइट कर रहे हैं, तो एक बोन को अपनी ओर और दूसरा अपनी ओर खींच रहा है, तो जो बोन है दैट इज कॉल्ड बोसोन, राइट? आर यू अंडरस्टैंड? तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वहां पे जो फील्ड पार्टिकल है दैट इज बोसोन, राइट? और जो इनकी जो रेंज है दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज। किस ऑर्डर में है? जल्दी से मैं लिखने जा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे। 10⁻⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेट, दैट इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 रेंज। इट मीन्स इसके बाहर जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी तो ये वीक हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो आपके विद इन द न्यूक्लियस ही लगती है, न्यूक्लियस के बाहर ये नहीं लगती हैं, राइट? अब इसके बाद आती है बात वीक फोर्स। और जो वीक फोर्स क्या है, ये किसकी वजह से लगती हैं? जल्दी से फटाफट, वीक फोर्स किसकी वजह से लगती हैं? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इट अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से लगती हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? जैसे मैंने कहा अभी आपको एटम के बारे में आपने पढ़ा। एटम के बाद 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद और पार्टिकल, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल जिनकी हम बात करते हैं, जैसे प्रोटॉन है, क्योंकि फिजिक्स और ज्यादा डीप होती गई। फिजिक्स जो कहते हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम वो स्टडी करें तो पार्टिकल फिजिक्स में कहते हैं जो प्रोटॉन है वो किससे बना है? दैट इज ड्यू टू क्वार्क, दैट इज ड्यू टू क्वार्क। तो क्वार्क की वजह से प्रोटॉन एंड देन, और हम ये भी मानते हैं कि जो क्वार्क है दैट इज द फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, राइट? तो क्वार्क की वजह से जो, अब बात ये आती है कि सबसे बिगेस्ट फोर्स है। अब इसकी रेंज कितनी होगी? जल्दी से सुन दीजिएगा। जो बिग फोर्स है तो किसकी वजह से लगती है? दैट इज कौन सा फील्ड पार्टिकल है? आंसर इज दैट, आर यू रीडेबल? आंसर इज दैट ग्लून। तो ग्लून पार्टिकल्स की वजह से लगती हैं,
ओके, अब ग्लून क्या करता है, जब इंट्रैक्शन होता है तो क्या करता है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वहां पे क्या होता है, एक रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना अकर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां से कंटिन्यूस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज का होता है। जो बीटा डीके है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वीक फोर्स। जो बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है वो वीक फोर्सेस की वजह से होता है। अब जो ग्लून पार्टिकल क्या करता है, जो ग्लून पार्टिकल क्या करता है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है, जो ग्लून पार्टिकल करता है आपका जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन को किसमें कन्वर्ट करता है, मीन्स देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का स्टेट चेंज करना, जो न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ दो पार्टिकल और का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और एक और होता है, कौन सा रहा आपका, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रॉनो, राइट, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है आपका किसमें, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन के साथ एक पार्टिकल और निकलता है, दैट इज पोजिट्रॉन, जिसको आप प्रोटॉन भी कहते हैं, पोजिट्रॉन, एंड देन एक और निकलता है दैट इज न्यूट्रॉनो, राइट। तो ये इसके इस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका फंडामेंटल कोर्सेज, इसको एक्सप्लेन किया, और आई होप आपने हर चीज को नोट किया होगा कॉपी पे, हर चीज को अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि इसके बाद आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन बार बार देखिए, और जहां पे कोई क्वेरीज है, नहीं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो आप जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ही यहाँ पे इलेबोरेट किया है, जो उसमें जो ऑथर्स हैं वहां पे जो लिखा है उसको मैंने इलेबोरेट करने की कोशिश किया, और बाय साइटिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।